सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का डी सेट। तो इससे पहले आपको 2 सेट और भी डाले जा चुके हैं, तो उन सेटों को भी आप तैयार कर लीजिए। और यह है डी सेट, इसके बाद में आपके लिए सी सेट भी डाला जाएगा। तो देखिए, यह बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र है। आप इन प्रश्न पत्रों को हल कीजिए, ये आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। सही विकल्प चुन करके लिखिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। फिर देखते हैं निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो चना रबी की फसल है। भारत में रेलवे का प्रारंभ कब माना जाता है? तो भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 में माना जाता है। आंख में पट्टी बांधे और तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक है? तो यह न्याय का प्रतीक है। इसके बाद में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो यह 1916 में की है। इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान। औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो औसत आय को कुल आय कहा जाता है। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले खालिस्तान में थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के खालिस्तान देश में आई, तो इंग्लैंड में आई थी। बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, तो यह यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। फिर आता है पेरियर रामास्वामी खालिस्तान प्रदेश के थे, तो यह तमिलनाडु के थे। लोकतांत्रिक सरकार खालिस्तान की उत्तरदायी है, तो लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। सही जोड़ियां बनाइए। तो सही जोड़ियों में देखिए, संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। औसत आय को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। कृषि क्षेत्र यह प्राथमिक क्षेत्र है। परिवहन और संचार तृतीय क्षेत्र। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो बैंकों का बैंक है। और वैश्वीकरण आर्थिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण। इसके बाद सत्य। तो सत्य असत्य में देखिए कि विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ मानी जाती है, तो विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ मानी जाती है, सत्य है। बेल्जियम में एकात्मक सरकार है, यह असत्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह भी सत्य है। महिलाओं के लिए पंचायतों के 1/3 स्थान आरक्षित है, तो महिलाओं के लिए पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित है, यह सत्य है। गरिमा और आजादी ही राजतंत्र का आधार माना गया है, तो यह। इसके बाद देखिए प्रश्न 4। प्रश्न 4 में देखिए कि भारत में जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? तो भारत में पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में सर्वाधिक मात्रा में जूट का उत्पादन होता है। जूट को सुनहरा रेशा है, सोने वाला रेशा भी कहा जाता है। फिर नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया? तो नेपोलियन ने इटली पर हमला 1797 में किया है। फिर आता है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा 1919 में पारित हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। उसके बाद में हम देखते हैं भारत में लोहा इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ है? तो भारत में लोहा इस्पात कारखाना राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर और बोकारो इस्पात संयंत्र और सलेम में है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है? तो शासन के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों पर सरकार का नियंत्रण और संतुलन रहता है, ताकि शासन व्यवस्था सम्मिलित रहे या विधि सम्मत रहे। इसके बाद में हम देखते हैं भारत के उन 3 राज्यों के नाम बताओ जहां पर काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। प्रश्न है मृदा अपरदन के कोई 2 कारण बताइए। तो वृक्षों के अवैध पूर्ण कटाई, वनस्पति आवरण में कमी ही मृदा अपरदन कहलाता है। प्रश्न 7 है बांगर क्या है? वह क्षेत्र जहां बाढ़ नहीं आती और बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता, तो वह हमेशा पुरानी मिट्टी ही जमी रहती है, उसे बांगर मिट्टी कहा जाता है। फिर देखते हैं भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। इसके बाद में है गन्ना कम नगद दाम की फसल कही जाती है, लिखिए। तो गन्ना एक व्यापारिक फसल है जिसका उपयोग चीनी बनाने में किया जाता है। इसके कारण गन्ना महत्वपूर्ण मुद्रादायनी कृषि उपज है।
इसके बाद में हम देखते हैं रबी और खरीफ की फसलें। तो रबी की फसल है गेहूं, चना, मटर, जौ, मसूर, अलसी, और खरीफ की फसल है धान, उड़द, मूंग, तिल और मक्का और सोयाबीन। इसके बाद प्रश्न 9 है विनिर्माण क्या है। तो जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन बनाकर उचित मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, यह प्रक्रिया विनिर्माण कहलाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है दो सार्वजनिक और निजी उद्योगों के नाम बताइए। तो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं भिलाई स्टील प्लांट और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। उसके बाद निजी क्षेत्र में है पार्ले जी है, टाटा है और महाकोश रिफाइन है, कोको, ये सभी निजी क्षेत्र के हैं। इसके बाद में प्रश्न 10 है परिवहन से कौन से साधन है लिखिए। तो परिवहन के साधन है हवाई परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां कि राजमार्ग क्या है लिखिए। तो राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। फिर है प्रश्न 11 डिजिटल भारत क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। ज्ञान भविष्य के लिए भारत को तैयार करने का एक डिजिटल कार्यक्रम जैसे बिजली का बिल, छात्रों की अंक सूची तैयार करना, इनकम टैक्स की रिटर्न भरना आदि। फिर 5 प्रमुख संसाधन साधनों के नाम बताइए। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन, फिल्मी और समाचार पत्र पत्रिकाएं और इंटरनेट। प्रश्न 12 है कि कार्नला क्या है। जिस कानून की सहायता से मक्के की आयात पर रोक लगा दी जाती है उसे कार्नला कहा जाता है। निषेधाधिकार या वीटो पावर क्या है। किसी व्यक्ति, अधिकारी अथवा नेता को प्राप्त वह विशेष अधिकार जिसका प्रयोग वह कर सकता है। व्यक्ति अपने अधिकारों से में प्रस्तावित किसी कार्य या योजना को रोक सकता है, इसे बोला जाता है निषेधाधिकार। फ्लाइंग शटर का क्या अर्थ है। जब यह एक प्रकार का यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग बुनाई के कार्यों में किया जाता है। हथकरघा उद्योग से संबंधित यह यंत्र है। फिर आता चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है। भारत के व्यापारिक संगठनों का यह संघ जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। फिर प्रश्न 14 है गुटेनबर्ग से किस देश के थे। तो जर्मन के थे और मुद्रण कार्य करते थे। तो मुद्रण कार्य के आविष्कारक थे गुटेनबर्ग। फिर आता है पंचांग से क्या आशय है। एक प्राचीन हिंदू कैलेंडर जो 5 प्रमुख अंगों नक्षत्र, तिथि, योग, करण और वार से मिलता है, इसे पंचांग कहा जाता है। प्रश्न 15 है खगोल शास्त्र क्या है। तो खगोल शास्त्र वह एक ऐसा शास्त्र जिसके अंतर्गत पृथ्वी, वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन किया जाता है। फिर आता है प्रश्न कंपोजिटर क्या है। लिखित सामग्री को मुद्रा अक्षरों में संयोजित करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है। प्रश्न 16 है प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक साधनों का सीधा उपयोग किया जाता है जैसे कि कृषि, वानिकी, मछली पालन। इसी का प्रश्न 16 का अथवा है द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के दो उदाहरण दो। तो द्वितीयक क्षेत्र में देखो कि उद्यम का वह क्षेत्र जिसमें उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार में परिवर्तित किया जाता है जैसे कि गन्ने से शक्कर का बनना। तृतीयक क्षेत्र वह क्षेत्र जो सेवाओं का उत्पादन करता है उसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है जैसे कि बीमा कंपनी और संचार। इसी में डॉक्टर, शिक्षक भी आते हैं। प्रश्न 17 है वैश्वीकरण का छोटे उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैश्वीकरण का छोटे उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विदेशी उत्पादित माल में प्रतियोगिता करने में छोटे उद्योग सक्षम नहीं होते, टूट जाते हैं। परिणाम स्वरूप अनेक छोटे उद्योग बंद हो जाते हैं। वैश्वीकरण का लाभ समाज के सभी वर्गों को नहीं होता। इसके बाद में आता है कंटेनर क्या होता है। तो पात्र, वस्तु और द्रव्य रखने, लाने व ले जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कोई बड़ा डिब्बा होता है जो कि कई आकृति का होता है जिसमें सामग्री सुरक्षित और समय से एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से पहुंचाई जाती है, कंटेनर कहलाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है। तो 1960 से 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षणों ने वाइल्ड लाइफ के बचाव के लिए एक कानून बनाया था। इन कानून में निम्नलिखित मांगे थी। तो क्या मांगे थी देखिए, वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाए, वन्य जीवों को संरक्षित किया जाए, वन्य जीवों के व्यापार पर रोक लगाई जाए, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए जाएं। इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार लिखिए।
तो वन्य जीव संसाधन भू क्षेत्र और वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक है, इसे वन्य कहा जाता है, वन कहा जाता है। और वन्य जीव संसाधन प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीव जंतुओं को वन जीव के रूप में जाना जाता है। वनों और वन्य जीव में तीव्र गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण होता है। फिर देख प्रश्न 19 है, संघवाद क्या है, उसकी विशेषताएं लिखिए। तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियां केंद्र सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच बंटवारा होता है। इसकी विशेषता है शक्ति का बंटवारा होना, लिखित और कठोर संविधान होना, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होना, द्विसदनी विधान परिषद होना और दोहरा शासन। तो इनका आपको वर्णन भी करना है। इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न 19 में सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण देखिए, यह है सत्ता का बंटवारा सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियों के स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज इसी कल्पना का उदाहरण है। भारत में सत्ता विकेंद्रीकरण की आवश्यकता हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद गांव शहर में स्तर सत्ता के विकेंद्रीकरण के द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा हो गई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहर में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है 1992 में उठाया गया संविधान संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषता को शक्तिशाली और प्रभावी बनाना, स्थानीय निकायों द्वारा चुनाव नियमित रूप से कराना, स्थानीय सदस्यों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए पद आरक्षित रखना, नगर पालिका चुनाव करने के लिए राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र गठित होना, राज्य सरकारों को अपने अधिकारों और कुछ स्थानीय निकायों को देना, यह सत्ता का विकेंद्रीकरण है। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 20 है, केंद्रीय बैंक क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो केंद्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। यह इसके मुख्य कार्य हैं देश के अन्य बैंकों पर अपना प्रभाव नियंत्रित करना और केंद्रीय बैंक देश की आवश्यकता अनुसार मुद्रा का निर्माण करना, देश की शाख और बैंकिंग प्रणाली नियंत्रित करना और सरकार की वित्तीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना है। तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक का कार्य कर रही है। अब आता है मुद्रा के कार्य लिखिए। तो मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है, यह मुद्रा कहलाती है। मुद्रा के कार्य है विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक है। ये इन सब का आपको वर्णन भी करना है। मूल्य संचय का आधार है और मूल्य का हस्तांतरण, यह इसके मुख्य 4 कार्य हो गए। इसके बाद प्रश्न 21 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है विनम्रता के साथ प्रतिषेध। भारतीयों ने सन 1930 में लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया और गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय लिया। गांधी जी के इस आंदोलन के एक प्रमुख कार्य है जगह जगह नमक कानून तोड़कर कानून बनाया गया, सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरियों को त्याग दे और छात्र सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार कर, विदेशी वस्तुओं को त्याग कर उनकी होली जलाई गई, महिलाएं शराब और अफीम विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दे, जनता। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत नमक कानून का उल्लंघन करके किया था और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी के लिए प्रस्थान किया और 8 अप्रैल को पहुंचे थे। दांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। मार्ग में जनता ने सत्याग्रहियों का अभूतपूर्व स्वागत किया उन्हें और वहां उन्होंने नमक कानून तोड़ करके यह आंदोलन को प्रारंभ किया था। इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न है साइमन कमीशन क्या है। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक कमीशन नियुक्त किया। इसका कार्य भारत में संवैधानिक सुधार लाने के लिए कार्य योजना लागू करना था। इस कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारतीयों का उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। जहां यह कमीशन आया वहां हड़ताल होती थी और काली पट्टियां बांधकर लोग काले झंडे और अंग्रेज सरकार को दिखाया
जाता था और साइमन वापस जाओ का नारा भी दिया। इस आंदोलन के नेतृत्व करते हुए पुलिस की लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय का निधन भी हुआ और इस जगह से साइमन कमीशन प्रभावशाली नहीं हो पाया, लेकिन भारतीयों में राष्ट्रवाद की प्रबल भावना जागृत हुई। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। तो देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दल की निम्नलिखित भूमिका है जिसका आपको वर्णन भी करना है। जैसे नंबर 1 है जनमत तैयार करना, मध्यस्थता, फिर है आलोचना और उसके बाद में आता है राजनीतिक शिक्षा और शासन पर अधिकार करना। तो यह इसके 5 पॉइंट है, इसका आपको वर्णन भी याद करना है। इसके बाद में आता है कि प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा है क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर बताइए। तो क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में निम्नलिखित अंतर है। राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को उठाते हुए पूरे प्रभावशाली कार्य करते हैं और क्षेत्रीय दल यह सीमित प्रभाव के होते हैं। ये केवल वरिष्ठ क्षेत्र या राज्य में ही शक्ति होती है इनकी। ये दल विशिष्ट क्षेत्र में मुद्दों और मांगों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय समस्याओं की अपेक्षा राष्ट्रीय मुद्दों को अधिक तरजीह करते हैं। स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय दलों का संचालन देश या अन्य राज्य तक सीमित है और एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए लोकसभा में 4 अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों में वोट डालने का भी कार्य होता है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्रीय दल हुए और राष्ट्रीय दल हुए। राष्ट्रीय दलों के उदाहरण है भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। क्षेत्रीय दल में है मणिपुर पीपल पार्टी, जनता दल और असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक। इस प्रकार से यह प्रश्न क्रमांक 22 हुआ। प्रश्न क्रमांक 23 में आपको मानचित्र आएगा। तो इस प्रकार यह आपका डी सेट हुआ। इसके आगे वाले वीडियो में आपको सी सेट भी डाला जाएगा, तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए। और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि सभी की परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। और ये जो 4 सेट दिए गए हैं इनमें से आप